आप लोगों को याद होगा, हमने एक डायरेक्टिव वर्ड्स की सीरीज शुरू करी है जिसके अंदर हमने बताया है कि आपको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग के लिए। तो यानी ये पूरी सीरीज हमारी आंसर राइटिंग के लिए डेडिकेटेड है, जिसमें से अभी तक हम लोगों ने कई चीजों को देखा था कि अगर हमारे डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं जैसे कि डिफाइन, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, एग्जामिन, तो उनके अंदर हमें क्वेश्चंस के अंदर क्या लिखना है। आज हम लोग उसी को एक बार फिर से देखेंगे और कुछ एक दो डायरेक्टिव वर्ड्स को और कंप्लीट करेंगे। ये बस एक दो लेक्चर में हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ अलग अलग स्टेट के पूछे जाने वाले क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब आपको इन क्वेश्चंस को देखना है और ये बताना है कि यहाँ पे आंसर के अंदर क्या लिखना है जो अभी तक आपने समझा है। देखिए, ये आरजेएस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ये एक क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन हर्ट एंड ग्रीवस हर्ट। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन हर्ट एंड ग्रीवस हर्ट, तो बताइए इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या लिखोगे। इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखोगे अगर क्वेश्चन पूछा गया है डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश डिस्टिंग्विश बिटवीन हर्ट और ग्रीवस हर्ट। तो बताइए इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या चीजें लिखनी होंगी। सर पहले डिफिनेशन लिखेंगे दोनों की एग्जैक्टली और उसके बाद उनको उनके उनके डिफरेंसेस दिखेंगे। तो पहले हम लोग इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसके अंदर बताइए सबसे पहले हम कैसे लिखना शुरू करेंगे। इस आंसर के अंदर सबसे पहले क्या चीज आएगी, मीन्स डिफाइन भी करना है फिर डिफरेंस भी बताना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आरजेएस के अंदर, ये आरजेएस के अंदर क्वेश्चन गया है। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की टाइप देखेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन हर तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बिल्कुल सही, सबसे पहले हम लोग इसके अंदर बोला है डिफाइन करने के लिए। डिफाइन करने के लिए बोला गया है, दो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, हर्ट के भी दिए गए हैं, ग्रीवस हर्ट के भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डिफाइन करेंगे किसको, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इसको, हर्ट को। हर्ट को डिफाइन करने के लिए हमने आपको बताया है, आप डायरेक्ट सेक्शन नंबर कोट करके लिखना शुरू कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऐसे करके लिख सकते हैं। आप लिख देते हैं एज पर सेक्शन 114, एज पर सेक्शन 114, ऐसे भी लिख सकते हैं एज पर सेक्शन 114 ऑफ बीएनएस। इस तरीके से हर्ट डिफाइन किया गया, जो हर्ट की डिफिनेशन है वो आपको लिखनी होगी। अब ये लिख दिया आपने, डिफिनेशन हर्ट की हो गई। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, अब बताइए इसके बाद आप क्या लिखेंगे। हर्ट की डिफिनेशन, हर्ट को आपने डिफाइन कर दिया, उसके बाद आप किसको डिफाइन करेंगे, डिस्टिंग्विश लिखेंगे या डिफाइन करेंगे। उसके बाद अब आप यहाँ पे डिफिनेशन लिखेंगे किसकी, ग्रीवस हर्ट की डिफिनेशन लिखेंगे। ग्रीवस हर्ट की जो डिफिनेशन दिखी है बेयर एक्ट के अंदर, आपको हूबहू वही लिखनी है, क्योंकि इसके अंदर डिफाइन का डायरेक्टिव वर्ड है। डिफाइन का डायरेक्टिव वर्ड हमने आपको बताया था स्ट्रिक्ट होता है। इसके अंदर आप कोशिश करिए कि अपने वर्ड्स में मत लिखिए, जो आपने बेयर एक्ट के अंदर या जो बुक में आपने डिफिनेशन पढ़ा है उस डिफिनेशन को हूबहू उसी तरीके से लिख दीजिए। ये हो गया। अब इतना लिख लिया आपने, अब इसके बाद क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर बताइए। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या लिखना है, अब अब और हर्ट और ग्रीवस हर्ट के बीच का जो डिफरेंस है, एक लाइन खींचिए। ये ज्यादा एक्यूरेट तरीका होता है, इसमें बहुत आसानी से हम लोग चीजों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से लाइन खींच के एक एक पॉइंट को अगर कंपेयर करते हैं तो आप ज्यादा मार्क्स एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रिफरेबली आप इस तरीके से कंपेयर करिए, फिर दूसरा इस तरीके से एक एक पॉइंट लिख के कंपेयर करिए, फिर तीसरा एक एक पॉइंट को लिख के कंपेयर करिए। ये ज्यादा अच्छा मेथड होता है। इसके अलावा दूसरा मेथड भी होता है कि जैसे आपने हर्ट और ग्रीवस हर्ट का लिखा, अब एक पॉइंट में आपने हर्ट और ग्रीवस हर्ट को कंपेयर कर दिया, दूसरी पॉइंट में इस मेथड को आमतौर पे मत फॉलो करिए, अनलेस एंड अनटिल ट्रिक के तौर पे कि अगर आपको एग्जाम में लग रहा है कि आपको एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं याद है, सर हम क्या करें एकदम एक पॉइंट्स नहीं याद है, अगर मैंने कॉलम बना दिया तो उसके पढ़ने में एकदम साफ साफ आ जाएगा, एग्जामिनर के पढ़ने में एकदम साफ साफ आ जाएगा, मेरा आंसर पकड़ में आ जाएगा कि हमने कुछ गलत कर दिया। अगर आपको नहीं लगता है तो स्ट्रैटेजिकली एज अ ट्रिक फिर आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हो, जैसे कि ये एक एक लाइन में। ठीक है, ये हो गया आपका, आपको आई होप कि समझ में आ गया कि डिफाइन वाले सेक्शंस के अंदर आपको क्वेश्चंस को किस तरह से।
अभी बताइए, अभी तो आ रही होगी ऑडियो। तो हम ये बोल रहे हैं, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं डिफाइन वाले क्वेश्चंस ज्यादा मार्क्स के नहीं पूछते। 3 नंबर, 5 नंबर, बहुत खींचेंगे तो 10 नंबर, और अगर 10 नंबर के ऊपर पूछेंगे तो हमेशा डिफाइन के साथ किसी ना किसी और चीज को पूछेंगे। जैसे अब ये जो क्वेश्चन है डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश, ये या तो 3 नंबर का पूछा गया होगा, या तो 5 नंबर का पूछा गया होगा, या 7-8 नंबर का पूछा गया होगा। इससे ज्यादा इसके अंदर कंटेंट नहीं है लिखने के लिए। समझ आ गया? ये आपका डिफाइन वाला डायरेक्टिव वर्ड्स तैयार हो गया। आपको तरीका समझ में आ गया कि अब मुझे एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो मुझे क्या लिखना है। ठीक, डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश समझ में आ गया यहां तक सभी लोगों को? आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपने कभी कभार देखा होगा कि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है इनुमरेट करने को। जैसे आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि इनुमरेट द काइंड्स ऑफ ग्रीवस हर्ट अंडर सेक्शन 116। अब आपने नोटिस किया होगा कि कई बार क्वेश्चन में लिखा रहता है इनुमरेट। बताइए, आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है कि क्वेश्चन में इनुमरेट भी पूछते हैं कई बार। जैसे आपने देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, इनुमरेट द एक्सेप्शंस ऑफ डिफेमेशन। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, इस इनुमरेट द एक्सेप्शंस ऑफ डिफेमेशन, या आपसे पूछेगा इनुमरेट द काइंड्स ऑफ ग्रीवस हर्ट, या आपसे क्वेश्चन पूछेगा इनुमरेट द एसेंशियल्स ऑफ डाउरी डेथ। कभी नोटिस किया आपने, इनुमरेट पूछता है। तो अब आप अपने दिमाग से सोचिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल अब आप जा रहे हो एग्जाम देने, ठीक। अब मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कहां पे स्टैंड करते हो। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो बताइए आप क्या लिखोगे? डिफिनेशन प्लस स्ट्रक्चर प्लस एग्जाम्पल। बताइए। और प्रभु ने बताया कि प्रभु डिफिनेशन, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल लिखेंगे। और कोई बताए और क्या लिखेगा इसके अंदर? इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या आंसर लिखोगे अगर इनुमेरेट पूछा गया है? स्कोप। और कोई? देखिए, अगर आप क्वेश्चन में गौर करिए, अगर आप क्वेश्चन में गौर करिए तो इनुमरेट ज्यादातर सारे क्वेश्चंस में उन जगह पे पूछा गया है जिसके अंदर कुछ टाइप्स हैं, जिसके अंदर कुछ काइंड्स हैं। मतलब जिसके अंदर हम लोग 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरीके से एक एक पॉइंट्स को लिख सकते हैं। तो इनुमरेट ज्यादातर उन जगहों पे देखिए पूछा गया है, इनुमरेट द एक्सेप्शंस, सारे एक्सेप्शंस बताओ डिफेमेशन को। तो आप कैसे लिखोगे? एक्सेप्शन 1, एक्सेप्शन 2, एक्सेप्शन 3, एक्सेप्शन 4, एक्सेप्शन 5, ऐसे लिखोगे लिस्ट बाय लिस्ट, वन बाय वन। देखिए क्या लिखा हुआ है, इनुमरेट द काइंड्स ऑफ ग्रीवस हर्ट। ग्रीवस हर्ट्स के अंदर एच, टोटल एच क्लॉजेस हैं, 7-8 ग्रीवस हर्ट हैं। तो कैसे आप बताओगे ग्रीवस हर्ट? 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखोगे कि नहीं? ऐसे लिखोगे। उसी तरीके से पूछा गया इनुमरेट द एसेंशियल्स ऑफ डाउरी डेथ। अब जब डाउरी डेथ के अंदर आप एसेंशियल्स लिखोगे तो कैसे लिखोगे? कि आप ऐसे लिखोगे, फॉर ए फर्स्ट एग्जांपल, देयर हैज टू बी अ मैरिड वुमन। पहले एक हो गया पॉइंट, मैरिड वुमन होना चाहिए। एंड सच मैरिड वुमन कमिट्स सुसाइड। ठीक। अब आपने लिखा दूसरा नंबर। तीसरा नंबर, सच सुसाइड मस्ट हैव बीन टेकन प्लेस विद इन द स्पैन ऑफ 7 years। ठीक, ये आपने लिखा। उसके बाद 4, soon before her marriage she was subjected to cruelty and harassment in regard to the demand of dowry। एक एक पॉइंट आया। तो क्या पता चला कि इनुमरेट वाले क्वेश्चन में एग्जामिनर की डिमांड क्या है?
कि हम टॉपिक में एक एक नंबरिंग डाल के आंसर लिखें। यानी इनुमरेट वाले क्वेश्चन उन जगह पे पूछे जाते हैं जहां पे क्वेश्चन के कुछ टाइप्स होते हैं, यानी उस टॉपिक के कुछ टाइप्स होते हैं, उस टॉपिक के कुछ काइंड्स होते हैं। या अगर काइंड्स नहीं है, सीधा डाउरी डेथ वाला है, तो आपको 1 by 1 1 2 3 करके उस पॉइंट्स को लिखना होगा। बताइए, समझ आया अभी आप लोगों को? बिल्कुल सही। अब यही चीज जो कोमल आप लिख रही हो, इसी को आपको एक एक नंबर डाल के लिखना पड़ेगा। अब आपको थोड़ा सा ये भी देखना है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया तो थोड़ा सा आप उसको इंटरप्रेट भी कर सकते हो, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हो। तो यही इनुमरेट वाले क्वेश्चन में एग्जामिनर की ये डिमांड होती है। समझ आया अभी आप लोगों को? इसीलिए आप देखिए कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्या लिखा हुआ है? इनुमरेट द काइंड्स ऑफ ग्रीवस हर्ट। ग्रीवस हर्ट की काइंड्स बताओ। तो काइंड्स बताने के लिए आप नंबरिंग कर सकते हो 1 2। तो जैसे देखिए कई काइंड्स हैं, इमैस्कुलेशन, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द साइट ऑफ ईदर आई, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द हियरिंग ऑफ ईदर ईयर, इसमें नंबरिंग हो सकती है। तो यानी इनुमरेट वाले क्वेश्चंस में हम लोग अगर देखें तो आपको हमेशा आप अपने हिसाब से भी क्वेश्चन ढूंढिएगा कि चलो सर ने ये बोला है, चलो चेक करते हैं अपने से क्वेश्चंस। आप जाके देखेंगे बड़े बड़े कंपटीशन के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर निकालिए, इनुमरेट वाले क्वेश्चंस में आपको ज्यादातर हमेशा क्या मिलेगा? उसके अंदर कुछ काइंड्स होंगे, कुछ टाइप्स होंगे जिसको आप नंबरिंग डाल के लिख सकते हो। तब जाके जो क्वेश्चन की डिमांड होगी वो फुलफिल होगी। समझ आ गया आपको? आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हम लोगों ने जाना, एक हो गया आपको समझ में आ गया डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश, दूसरा आपका इनुमरेट भी तैयार हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब इसके बाद आता है, अब आया क्वेश्चन, देखिए कमेंट ऑन द फॉलोइंग। अब आपने कभी कभार नोटिस किया होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कमेंट ऑन द फॉलोइंग कोट, कमेंट ऑन द फॉलोइंग लाइंस। कमेंट करने के लिए बोलता है, कभी देखा है आपने? बताइए बताइए, आपने देखा है कि कभी कभार आपको कमेंट करने के लिए बोलता है? तो अगर कमेंट करने के लिए बोलेगा तो अब आप क्या लिखोगे? बताइए। अगर कमेंट करने के लिए बोला, अगर कमेंट करने के लिए बोले, देखिए एक चीज तो आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि अगर कमेंट करने के लिए एग्जामिनर बोल रहा है तो इसका मतलब है एग्जामिनर ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो आवर ओपिनियन। एग्जामिनर हमारी ओपिनियन भी चाह रहा है कि हम उसमें हमारी क्या राय है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी में अपनी राय लिख देंगे। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम पूरे में सिर्फ अपनी राय लिखेंगे। मतलब कहने का ये हुआ कि जो टॉपिक है उस टॉपिक को डेफिनेटली हम लोग उस टॉपिक को कोट करेंगे, उस टॉपिक को बताएंगे, उसका 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 एनालिसिस करेंगे, उसके साथ साथ अपनी ओपिनियन भी लिखेंगे। तो जैसे कि ये क्वेश्चन अगर है कमेंट ऑन द फॉलोइंग, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें हमारा अप्रोच एनालिटिकल होगा। एनालिटिकल मतलब कि हम लोग उसके कई साइड्स को लेके चलेंगे, ऐसा नहीं सीधा सीधा टॉपिक लिख देंगे, एनालिसिस करेंगे उसका। उसके साथ साथ एग्जामिनर वांट्स योर ओपिनियन, हम अपनी ओपिनियन लिखेंगे। उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन ऑन द गिवन स्टेटमेंट, अब जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन, मतलब कि हम उसका एनालिसिस करेंगे, अपनी ओपिनियन देंगे, और जो दिया गया होगा सेंटेंस, जिसके ऊपर कमेंट मांगा गया होगा, जिसके ऊपर कमेंट मांगा गया होगा, एक्सप्लेनेशन ऑन द गिवन स्टेटमेंट, उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देना कि वो क्या चीज है, क्या कहना चाह रही है, क्या उसकी एप्लीकेबिलिटी है। जैसे देखिए लिखा है प्रोवोकेशन मस्ट गो टू द अक्यूज्ड। प्रोवोकेशन जो होता है वो हमेशा अक्यूज्ड के पास जाता है। ही मस्ट नॉट टू प्रोवोकेशन, वो खुद प्रोवोकेशन की तरफ नहीं जाता है। यानी बात किस चीज की कर रहा है? ये बात किस चीज की कर रहा है? बात कर रहा है ये प्रोवोकेशन की। जैसे कि अगर हम लोग देखें कि ये प्रोवोकेशन कई जगह पे आपको मिलेगा, जैसे कि हम लोग देखें कि इस प्रोवोकेशन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा गया है मर्डर के डेफिनेशन के अंदर। जब मर्डर की डेफिनेशन में पहला एक्सेप्शन हम लोग देखते हैं ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, तो यानी इस जगह पे हमें ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का जो पॉइंट है सिर्फ उसे कोट करना है।
मर्डर की डिफिनेशन कोट नहीं करना है, याद रखिएगा। मर्डर के अंदर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन को डिफाइन किया गया है, बाकी सारी जगह पे उसका रेफरेंस दिया गया है, डिफाइन नहीं किया गया। डिफाइन एक्चुअली में कहा गया ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन को मर्डर की डिफिनेशन में एक्सेप्शन 1 के अंदर। तो जो बोला गया है प्रोवोकेशन मस्ट गो टू द अक्यूज्ड, ही मस्ट नॉट टू प्रोवोकेशन, उसी जगह पे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन को डिफाइन किया गया। तो मर्डर की डिफिनेशन नहीं कोट करना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये बात लिखी हुई है तो आप मर्डर या ग्रीवस हर्ट या हर्ट को कोट नहीं करेंगे। यहाँ पे उस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर आपसे बोल रहा है, तो आपने आपने इसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन लिखा, यानी ये क्या चीज है ये बताया, अपनी ओपिनियन दिया, इसके इसके इस पॉइंट का अपना एक एक्सप्लेनेशन दे दिया, ये कहां से उठाई गई है और इसका क्या मतलब है कि प्रोवोकेशन जो है मस्ट गो द अक्यूज्ड। हम लोगों ने, अगर आपने पढ़ा होगा मर्डर का एक्सेप्शन 1, तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई इंसान ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में किसी की जान ले लेता है तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा। लेकिन वहां पे शर्त यह है कि जो सडन प्रोवोकेशन होता है, जो प्रोवोकेशन होता है, वो एक इंसान ने खुद ही अपने आप को प्रोवोक ना करवाया हो। कि मान लीजिए कि मैं किसी को गाली दूं, पलट के मुझे कोई गाली दे, तो मैं कहूं कि मुझे गुस्सा आ गया था इसलिए मैंने मार दिया था, तो वो इंसान खुद प्रोवोकेशन की तरफ ना जाए। या वो प्रोवोकेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने सेल्फ डिफेंस में दिया हो या किसी ने अपने लॉ की पावर की एक्सरसाइज करने में प्रोवोक हुआ हो, वो वैलिड प्रोवोकेशन नहीं होगा। उसके अंदर अच्छे से डिफाइन किया गया है इसको। समझ आया अभी आप लोगों को? सर ये मर्डर को डिफाइन करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे मर्डर को डिफाइन श्रीजा, मर्डर को बिल्कुल डिफाइन नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज की बात कर रहा है? प्रोवोकेशन की। और ये प्रोवोकेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्डर के साथ इस्तेमाल हुआ हो, ये हर्ट और ग्रीवस हर्ट के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। अगर आपने बीएनएस पढ़ा होगा तो सेक्शन 122 में ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के लिए अलग से सेक्शन दिया गया है। तो हम इसमें मर्डर को नहीं डिफाइन कर सकते हैं, हम सिर्फ उसी स्पेसिफिक पॉइंट को डिफाइन करेंगे। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर आपने मर्डर की डिफिनेशन तो पढ़ी है, तो मर्डर की डिफिनेशन को पढ़ने के साथ साथ जो एक्सेप्शन 1 है उसको भी अच्छे से रट डालिए। यानी वो इतना इंपॉर्टेंट है एक्सेप्शन 1 कि उसके ऊपर क्वेश्चन बन गया है। एक्सेप्शन 1 मर्डर का इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके ऊपर क्वेश्चन बन चुका है। समझ आया आपको? तो ये जो प्रोवोकेशन है इसके अंदर हमें सिर्फ मर्डर के फर्स्ट एक्सेप्शन को कोट करना है। आप अपनी ओपिनियन दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको ओपिनियन में लग रहा हो दे दीजिए, कोई मैटर नहीं करता। फिर ये जो दिया गया है आप इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर थोड़ा सा इसका एनालिसिस करो, इसका एक्सप्लेनेशन दो। आप बता सकते हो कि ये ह्यूमन नेचर को देख के रखा गया है कि ह्यूमन कैन नॉट बी काम ऑल द टाइम। एक इंसान हर वक्त एकदम काम नहीं होगा। कोई इंसान कितना भी सोबर और पेशेंट वाला होगा, कभी ना कभी वो आप उसके साथ ऐसा करोगे, कभी ना कभी वो गुस्से में आ जाएगा। तो इसी बेसिस पे, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द ह्यूमन, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द ह्यूमन दैट दे कैन बी काम ऑल द टाइम। तो बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल वी हैव दिस एक्सेप्शन, और ये एक्सेप्शन मर्डर में भी मिल जाएगा, ग्रीवियस हर्ट में भी मिल जाएगा। इस तरीके से आपको ये आंसर लिखना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट को पूछा है तो उसी इस स्पेसिफिक पॉइंट पे डिस्कस करना है, मर्डर को कोट नहीं करना है। अगर आपने करा, आपका आंसर अननेसेसरी हो जाएगा और बिल्कुल गलत हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कोमल, यही चीज करना है। बिल्कुल ये बताना है प्रभु कि दिस इज अ मिटिगेटिंग फैक्टर। एकदम सही बोला प्रभु तुमने। ये भी बताइए कि ये इट इज अ मिटिगेटिंग फैक्टर कि अगर कोई ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आके कोई ऑफेंस कर देता है, जैसे कि स्पेशली इन द केस ऑफ मर्डर, तो वो कन्वर्ट हो जाता है कल्पेबल होमिसाइड में। और अगर वो केस है हर्ट और ग्रीवस हर्ट का, तो वो कन्वर्ट हो जाता है 122 में। सो इट इज अ मिटिगेटिंग फैक्टर which reduces the sentences in various different offenses under the BNS। तो BNS के अंदर ही बहुत सारे ऑफेंसेस की सजा को रिड्यूस कर देता है। ये होगा इसका डिस्कशन। तो ध्यान रखिएगा, कमेंट वाले सेक्शन में हमें ये टॉपिक पहले पहचानना है, ये कहां से पूछा गया है। ठीक है, इसको हमने पकड़ा, इसका थोड़ा सा एनालिसिस करा, उसके साथ साथ हम इसके अंदर अपनी ओपिनियन भी देंगे थोड़ा, फिर उसके साथ साथ जो है हम इसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे इस पॉइंट के ऊपर। अब आप चाहो पहले भी लिख सकते हो एक्सप्लेनेशन, इसके ऊपर अपना एक एनालिसिस वाला एक्सप्लेनेशन लिख के अपनी ओपिनियन डाल दो इसके अंदर, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने कुछ लिखा तो फिर वो चीज क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होगी।
अगर क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होगी तो 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, आपने मर्डर के बारे में पूरा लिख दिया। अब जब आपने पूरा मर्डर के बारे में लिख दिया तो आदमी जो एग्जामिनर होगा वो सोचेगा कि क्या कितना नंबर दें इसको, इसने मर्डर खोल दिया, तो उसको समझ में आ जाएगा कि स्टूडेंट को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, स्टूडेंट को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। तो स्टूडेंट का लेवल अभी ज्यादा अच्छा नहीं है, इसका लेवल अभी ग्रेजुएशन तक है, ग्रेजुएशन वाला लेवल है इसका, बहुत अच्छा लेवल नहीं, क्योंकि इसको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, क्वेश्चन में पूछा गया। तो ये चीज हमें बिल्कुल नहीं दिखाना है एग्जामिनर को कि हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। भले ही आप अपनी ओपिनियन जब लिखें इसके अंदर तो कुछ उसके अंदर चीजें आपसे ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक आंसर होना चाहिए। इससे एग्जामिनर खुश हो जाता है देख के कि हाँ आपने क्वेश्चन के मुताबिक आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया कमेंट वाले क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है एक्सेप्शन 101 बीएनएस को कोट किया गया है इसके अंदर समझाने के लिए। अब आता है फिर फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में अब यहां पे लिखा हुआ है कि डिस्कस करने वाले टॉपिक, आपने एग्जाम में देखा होगा अक्सर पूछा जाता है डिस्कस, डिस्कस करने के लिए, डिस्कस दिस टॉपिक, डिस्कस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, डिस्कस डाउरी डेथ और डिस्कस द एक्सेप्शंस ऑफ मर्डर। इस तरीके से आपने डिस्कस के बारे में कई कई बार सुना होगा। तो देखिए डिस्कस के अंदर क्या होता है, डिस्कस के अंदर भी हम लोग एनालिटिकल अप्रोच को फॉलो करते हैं आंसर लिखने के लिए। तो हमें इसके अंदर डिस्कस जिस टॉपिक के लिए बोला जाएगा उसके अंदर उस टॉपिक को एग्जामिन करना होगा हर एक एक साइड से। यानी एक कोई टॉपिक है मान लीजिए, उस टॉपिक को देखने के कई अलग अलग नजरिए हैं, एक टॉपिक को देखने के अलग अलग नजरिए हैं। जैसे कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, अब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को देखने के कई अलग अलग नजरिए हैं। कोई इसको देख रहा है कि ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बिल्कुल सही है, कोई एक कह रहा है कि नहीं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से क्या होगा कि लोग जो है इसको एज एन एक्सक्यूज लेंगे दूसरे की जान लेने के लिए। कायदे का तरीका ये होना चाहिए कि इंसान के पास, मतलब जितने भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड आपके पास आप जानते हो व्यूज ओपिनियन, वो सारे आपको लिखने पड़ेंगे और आंसर को फिनिश करना पड़ेगा एक बैलेंस्ड वे में। यानी आप कोई इसके अंदर एक साइड नहीं पकड़ सकते हो। अगर कोई टॉपिक को आपको डिस्कस करने के लिए बोला गया तो आप साइड नहीं पकड़ सकते हो, हाँ ये सही है, हाँ ये गलत है। आप अपनी जो ओपिनियन रखेंगे वो बैलेंस्ड वे में रखेंगे। याद रखिएगा डिस्कस वाले, बाकी चीजें जो है आप जो डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखते हो वैसे ही लिखोगे डिस्क्रिप्टिव के अंदर। बस थोड़ा सा इसके अंदर आपका एनालिटिकल अप्रोच होगा जिससे आप किसी टॉपिक को एग्जामिन करेंगे सारे साइड से। जैसे देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, discuss the law relating to grave and sudden provocation as laid down in Indian Penal Code and state the extent to which it may mitigate the responsibility of the accused for the offense of murder। अब बोला गया है discuss the law relating to grave and sudden provocation, और ये किस तरीके से एक मिटिगेटिंग फैक्टर है इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए बोला गया है। अब सीधे तौर पे हमें क्या करना है, अगर इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए बोला गया तो हमारा अभी सीधा सीधा वही अप्रोच रहेगा। पहले ये टॉपिक क्या है, ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। हम अपने आंसर को कैसे लिखना शुरू करेंगे, पहले हम बताएंगे कि ये एक्चुअली में ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन जो है ये फर्स्ट एक्सेप्शन है मर्डर के अंदर। फिर ये जो पूरा एक्सेप्शन है हम इस एक्सेप्शन को कोट करेंगे, फिर इसको कोट करने के बाद जो है हम इसके अंदर बताएंगे कि हमने इसके अंदर क्या जाना या हमें इसके अंदर क्या चीज लग रही है। ऐसी कि अगर मान लीजिए अलग अलग ओपिनियन है इसको लेके कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन जो होता है कहीं कहीं पे हर इंसान के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए छोटी सी चीजें ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नहीं। तो इस पर डिपेंड करता है कि इंसान का माइंडसेट किस तरीके का है, किस तरह के उसके सर्कमस्टांसेस हैं। कुछ चीजें एक इंसान के लिए ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है, दूसरी चीज दूसरे इंसान के लिए ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं है। तो इस बेसिस पे इसका आंसर बनेगा जो डिस्कस वाले होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एग्जामिनर क्या चाहता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, गिव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स। अगर उसके कोई पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स है तो आप बता सकते हैं। तो अब जैसे कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में क्या होंगे, तो हम ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन को कुछ को इंटरप्रेट करना, एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, यानी साबित करना बहुत मुश्किल है कि एक इंसान ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन एक्चुअली में उसके लिए वो चीज ग्रेवली एंड सडनली प्रोवोक्ड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसका मेजरमेंट कैसे होगा, कैसे इसको मेजर करेंगे, तो ये पॉइंट्स होंगे जो आपको डिस्कस के अंदर लिखने पड़ सकते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, गिव बोथ एंड पॉजिटिव नेगेटिव, सो द डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, अगर उसमें कोई डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं, एंड विद द बैलेंस्ड ओपिनियन, इसके अंदर हमें अपनी बैलेंस्ड ओपिनियन देनी पड़ेगी। और ये एनालिटिकल है, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव नहीं है। तो यानी ये डिस्क्रिप्टिव तो है
लेकिन इसके साथ साथ आपको आंसर का थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच भी फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि एनालिटिकल आंसर्स और डिस्क्रिप्टिव आंसर्स क्या होते हैं। डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में हमने आपको बताया था कि सीधे तौर पे जो भी आंसर, जो भी आप उस टॉपिक के बारे में जानते हैं, हम लोग डिस्क्रिप्टिव आंसर में वही चीज लिख देते हैं उठा के। जैसे कि क्वेश्चन में, जैसे कि एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया गया, डिस्क्राइब करने के लिए बोल दिया गया, इलुसिडेट करने के लिए बोल दिया गया। एक टॉपिक आपने और सुना होगा, अक्सर डायरेक्टिव वर्ड में ये भी पूछा जाता है, जैसे जैसे पूछा जाता है किसी टॉपिक को लेके इलुसिडेट करने के लिए, इलुसिडेट करने के लिए पूछ लिया जाता है इलुसिडेट। तो इलुसिडेट का मतलब क्या होता है, इसमें भी आप डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखोगे। डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आपको पता है, डिस्क्रिप्टिव आंसर वही होता है इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन, जो भी इंट्रोडक्शन में हो गया, डिफिनेशन हो गई उस टॉपिक का, मान लीजिए कुछ एसेंशियल्स हैं तो एसेंशियल्स बता दिया, एसेंशियल्स के अलावा एसेंशियल्स को थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, इस तरीके से लिख के फिर बाद में इसका कंक्लूजन। तो ये भी, तो इलुसिडेट जो है, इलुसिडेट और एक्सप्लेन, ये ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं, याद रखिएगा। इलुसिडेट और एक्सप्लेन ऑलमोस्ट सेम डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं। तो इनमें फर्क क्या होता है, इलुसिडेट जो है ये थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है। स्ट्रॉन्ग वर्ड है मतलब कि ये थोड़ा सा और डेप्थ और डिटेल में जाने को कह रहा है। एक्सप्लेन के अंदर बोला गया है कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसको समझा दो। ये क्या कह रहा है कि समझाओ लेकिन थोड़ा और डिटेल में जाओ। यानी इसके मुकाबले इसमें जो है आपको क्वेश्चन के अंदर जब आप आंसर लिखोगे थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ेगा, ठीक है। बस ये फर्क है इलुसिडेट और एक्सप्लेन में, बाकी सारी चीजें दोनों डिस्क्रिप्टिव है, ये भी डिस्क्रिप्टिव है और एक्सप्लेन भी डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। बिल्कुल, इलुसिडेट के अंदर आपको केस लॉज लिखने पड़ेंगे, क्योंकि इलुसिडेट का मतलब है कि थोड़ा और डिटेल में जाओ एक्सप्लेन के कंपैरिजन में। हालांकि एक्सप्लेन के अंदर भी आपको केस लॉ लिखने पड़ेंगे, लेकिन इलुसिडेट के अंदर तो आम तौर पे आप समझ के चलिए कि जरूर से जरूर आपको केस लॉज लिखने पड़ेंगे, ठीक है। बैलेंस्ड एंड मंथली डायमेंशनल एनालिसिस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर आपसे डिस्कस करने के लिए बोला जा रहा है तो आप मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस और बैलेंस्ड व्यू लिखिए। हालांकि आप अपना जो डिस्कस है, डिस्कस को शुरू करिए एज अ डिस्क्रिप्टिव। जो टॉपिक दिया गया है डिस्कस करने के लिए उसको एज अ डिस्क्रिप्टिव शुरू करिए, लेकिन उसके साथ साथ उसका थोड़ा एनालिसिस करिए और उसके बाद जो है उसके अंदर अपना बैलेंस्ड कंक्लूजन दीजिए, ठीक। सर की सेक्शन लिख सकते हैं प्रभु किस तरह के टॉपिक में? सर डायरेक्ट एक्सेप्शन से स्टार्ट करें, बिल्कुल डायरेक्ट एक्सेप्शन से स्टार्ट करेगा। अगर क्वेश्चन में आपसे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की बात करी गई है, मर्डर की बिल्कुल बात करी ही नहीं गई है, तो मर्डर की डिफिनेशन आपको नहीं लिखनी है वहां पे, सिर्फ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन को आपको एक्सप्लेन करना होगा, यानी जो जिसके ऊपर उन्होंने कमेंट करने के लिए बोला था, ठीक। ठीक है, तो ये हो गया। तो इलुसिडेट और एक्सप्लेन ध्यान रखिएगा, दोनों डिस्क्रिप्टिव में आते हैं और दोनों में आपको एक्सप्लेन कर, जैसे इसमें जो चीज एक्सप्लेन में लिखी जा रही है वही चीज इलुसिडेट में भी करना है। बस इलुसिडेट जो है एक्सप्लेन के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, तो इसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में आपको जा सकते हैं आप इसके अंदर, तो थोड़ा सा और डिटेल में चले जाइएगा, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए, आपने देखा होगा ये तो बहुत कॉमन डायरेक्टिव वर्ड है, राइट अ शॉर्ट नोट्स, write a short notes on this, write a short note on dowry death, write a short note on murder, write a short note on culpable homicide, write a short note on hurt और grievous hurt। ये आपने देखा होगा एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है शॉर्ट नोट लिखने के लिए। तो शॉर्ट नोट का मतलब क्या हुआ बताइए? जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। आपको ऐसे देगा एग्जाम में और टॉपिक दे देगा, जैसे कि लिखा है हर्ट, ग्रीवस हर्ट, मर्डर, कल्पेबल
होमिसाइड। तो शॉर्ट नोट्स में आप क्या लिखेंगे? शॉर्ट नोट्स में इंट्रोड्यूस द टॉपिक, राइट एसेंशियल, केस इलस्ट्रेशन, स्कोप। इंट्रो में डिफाइन करेंगे, हर्ट को डिफाइन करेंगे, देन सेक्शंस पुट करेंगे। हर्ट को डिफाइन करेंगे, फिर सेक्शंस को पुट करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप। ठीक, देखिए अब राइट शॉर्ट नोट्स, अगर शॉर्ट नोट्स आ रहा है तो हम इसे पूरे तरीके से डिस्क्रिप्टिव नहीं कह सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है चीजें एक्सप्लेन करना। अब जब क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि शॉर्ट नोट्स लिखो, हमें एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। अगर हमें आपसे एक्सप्लेनेशन चाहिए होता तो हम सीधा आपसे कहते कि इसको एक्सप्लेन करो। हमने एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोला है, हमने शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए बोला है। तो शॉर्ट नोट्स अगर लिखने के लिए बोला है तो हम इसके अंदर कोशिश क्या करेंगे? हम कोशिश करेंगे या तो इसके अंदर हम पॉइंट वाइज टॉप चीजें लिखें, और वो पॉइंट वाइज अगर हम लोग चीजें लिखेंगे तो वो किस तरह से होनी चाहिए? बुलेट पॉइंट्स के तरह। बुलेट्स पॉइंट्स की तरह, यानी एक एक लाइन में अपनी अपनी बात कहो। जैसे बुलेट पॉइंट्स नहीं होते हैं, आप लोग नोट्स तैयार करते होंगे, आपने देखा होगा, एक डिस्क्रिप्टिव नोट्स होते हैं बड़े डिटेल में, और एक बुलेट पॉइंट्स, एक एक लाइन में, एक एक लाइन में मेन मेन बात, एक एक लाइन में, एक एक लाइन में। वही कह रहा है ये कि जैसा एक एक लाइन में मेन मेन बात बताओ, यही है। जैसे कि हर्ट, हर्ट क्या होता है? हर्ट इज कॉज्ड बाय, आपने हर्ट आपको लिखना है। अब आप ऐसे आप लिख सकते हो कि सेक्शन, एज पर सेक्शन, एज पर सेक्शन, जैसे कि एज पर सेक्शन 114 हर्ट। अब एग्जैक्ट डिफाइन नहीं करने को बोल रहा है, राइट शॉर्ट नोट्स। नोट्स जैसे नोट्स बनाते हैं आप, अपना शॉर्ट नोट्स तैयार करना है, बुलेट पॉइंट्स वाले नोट्स। कह रहा है शॉर्ट नोट्स बनाओ, जैसे आप एग्जाम के लिए शॉर्ट नोट्स तैयार करते हैं, वही शॉर्ट नोट्स है। तो अब आप हर्ट क्वेश्चन लिखे रहिए, सेक्शन 114 डिफाइंस हर्ट कि हर्ट इज कॉज्ड बाय। अब उसकी डेफिनेशन कोट करने की जरूरत नहीं, बता दिया हर्ट जो होता है इट इज कॉज्ड बाय, सीधा सीधा आपने पॉइंट लिख दिया कि किस चीज से? बॉडीली पेन से, इन्फॉर्मिटी से, उसके साथ साथ बता दिया डिसीज से, ये हो गया। उसके साथ बता दिया, आगे बता दिया कि हर्ट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन ये बता दिया। और हर्ट कमिटेड बाय ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पनिशेबल अंडर सेक्शन 122, ये बता दिया। अब आप देखिए ये क्या है? बुलेट पॉइंट्स की तरह है। हर्ट यहाँ पे है, पनिशमेंट यहाँ पे है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में किया गया हर्ट तो वहां पे है। हर्ट अगर जो है, मान लीजिए कि अगर किसी ने किया है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में ये होगा, या अगर कोई डेंजरस वेपन लेके हर्ट किया है तो ये ऐसे। यही सेम आपको ग्रीवस हर्ट में करना है कि ग्रीवस हर्ट, हर्ट बिकम्स ग्रीवस हर्ट जब इसके अंदर ये फॉल करेगा। अगर किसमें? अगर इमैस्कुलेशन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इतना लिखा। फिर एक लाइन में लिखा कि द लिस्ट इज एग्जॉस्टिव, द लिस्ट इज एग्जॉस्टिव। इधर ब्रैकेट में कुछ लिखना नहीं है, बस ब्रैकेट में केस लॉ लिख देना है। द लिस्ट इज एग्जॉस्टिव, ब्रैकेट में केस लॉ। क्यों? क्योंकि ये आपसे शॉर्ट नोट्स की बात कर रहा है लिखने के लिए। तो जैसे आप अपने नोट्स तैयार करते हो बुलेट पॉइंट्स के, बस उसी तरीके से आपको अपने आंसर में लिखना है। उसी तरीके से मर्डर आपको डिफाइन करना है, तो बता दिया कि मर्डर जो है एग्रावेटेड फॉर्म है कल्पेबल होमिसाइड का। कल्पेबल होमिसाइड ही मर्डर में बन जाता है अगर ये इस केस के अंदर जाता है। इसके अंदर टोटल इतने एक्सेप्शंस हैं, इतने एक्सप्लेनेशंस हैं, इतने एक्सेप्शंस हैं, ये करके लिख दिया, मर्डर हो गया। ऐसा ही आपको कल्पेबल होमिसाइड को, यानी अपनी बात को कंसाइजली और प्रिसाइजली कहना है। तो अपनी बात को राइट शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको कैसे लिखना है? जैसे आप कहते हो ना, कंसाइज करके बताइए, कंसाइजली और प्रिसाइजली लिखना है। तो अपनी बात को कंसाइज और समराइज करके लिखना है। समरी तो ऐसी चीज होती है कि किसी टॉपिक का छोटा सा लिख देना पैराग्राफ, नहीं, इसको आपको कंसाइज और प्रिसाइज करके उसी टॉपिक को एक एक लाइन में बांट दीजिए। उसी टॉपिक को ऐसा लिखिए कि एक एक लाइन में बढ़ जाए वो, ये हो गया। हाँ, आप जरूरी नहीं है कि आप नंबरिंग डाल के लिखो, नंबरिंग डाल के जरूरी नहीं है, आप पैराग्राफ के हिसाब से भी लिख सकते हो। और हाँ, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उस टॉपिक को समराइज करो, लेकिन प्रिसाइजली और कंसाइजली। प्रिसाइजली और कंसाइजली का मतलब क्या हुआ कि कोई मेन पॉइंट्स भी ना छूटे और टॉपिक छोटा हो जाए, कोई मेन पॉइंट्स भी ना छूटे और वो टॉपिक पूरा कवर हो जाए। तो कंसाइजली और प्रिसाइजली का मतलब कि कोई भी मेन पॉइंट ना छूटे, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ना छूटे और वो टॉपिक जो है छोटा हो जाए, ये मतलब हुआ कंसाइजली और प्रिसाइजली का। कंपैरिजन भी लिखना है।
जेबा आप किस चीज के कंपैरिजन के बारे में पूछ रही हैं? किसके कंपैरिजन में? यानी आपका कहने का मतलब है हर्ट और ग्रीवस हर्ट का? हर्ट एंड ग्रीवस हर्ट का देखिए, एज सच, क्योंकि शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए बोल रहा है, तो एज सच इसमें डिफरेंस तो नहीं पूछा गया है। लेकिन हाँ, अगर हम बुलेट पॉइंट्स की तरह लिख रहे हैं, उसमें हमने लिख दिया कि यही हर्ट जो होता है, इट मे गेट कन्वर्टेड इनटू ग्रीवस हर्ट इफ इट फॉल्स अंडर द लिस्ट प्रोवाइडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ ग्रीवस हर्ट। बस इतना लिख दीजिए। कम एक एक चीजें कंपेयर नहीं करना, ये बता देना कि यही हर्ट ग्रीवस हर्ट में कन्वर्ट हो जाता है इफ इट फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ ग्रीवस हर्ट गिवन अंडर सेक्शन 160। तो ग्रीवस हर्ट बन गया। ठीक, उसी तरीके से मर्डर को, उसी तरीके से कल्पेबल होमिसाइड को आपको लिखना है। सर शॉर्ट नोट्स में आंसर कंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं है श्रीजा। आपको शॉर्ट नोट्स के अंदर कोई एक्सप्लेनेशन या एलुसिडेट ये सब चीजें करने के लिए नहीं बोला गया। ये तो बहुत शॉर्ट नोट्स होता है, बुलेट पॉइंट्स की तरह आपने एक एक पॉइंट इसके लिख दिए। यहाँ पे जैसे हर्ट दिया गया है, अब हर्ट के साथ साथ आपने क्या करा, एक एक पॉइंट डाल दिया। जैसे कि यहां से आपने लिखना शुरू करा, हर्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 114, it is committed in 3 different ways। 3 different ways क्या हो सकता है? कुछ आपने चार्ट बना दिया कि हर्ट लिखा, हर्ट हो सकता है ये कर दिया। हर्ट हो सकता है किस चीज से? बॉडली पेन से। ठीक, उसके साथ साथ डिसीज से, उसके साथ साथ डिसीज के साथ साथ क्या है, इंफॉर्मिटी से। ये हो गया, ये लिख दिया हर्ट के बारे में। अब दूसरी चीज, हर्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्रीवस हर्ट अगर ये फॉल करता है ग्रीवस हर्ट की डिफिनेशन दी गई डिफिनेशन के अंदर। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको कंसाइज करके प्रिसाइजली लिखना है। कोई आपको इसके अंदर एज सच कंक्लूजन ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुत कम मार्क्स के पूछे जाते हैं। आमतौर पे शॉर्ट नोट्स में केस लॉ की एज सच डिमांड नहीं होती है, लेकिन अगर आप केस लॉ लिखते हो तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन आपको ना तो ये लिखना है कि उस केस लॉ के अंदर क्या क्या उसके फैक्ट्स हैं, ना तो आपको ये लिखना है, और ना ही आपको बताना है क्या हेल्ड हुआ है। जैसे अभी हमने आपको एक एग्जांपल बताया कि जैसे आप लिख रहे हो ग्रीवस हर्ट पे, तो लिख दिया कि ग्रीवस हर्ट की जो लिस्ट है, लिस्ट इज एग्जॉस्टिव, लिस्ट एग्जॉस्टिव है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख के हमने केस लॉ डाल दिया। जो केस लॉ है जिसके अंदर कोर्ट ने बोला है, जो स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का एक केस है जिसके अंदर बोला है कि इसके अंदर लिस्ट जो है एग्जॉस्टिव है, बस केस डाल दिया। इस तरीके से बिल्कुल बिल्कुल आप समझ लीजिए कि कंसाइज और प्रिसाइज करके लिखना है। मतलब आपने अपनी जो बात लिखी उसके बाद ब्रैकेट में केस लॉ डाल दिए, तो उससे ये समझ में आ गया कि यहाँ पे ये जो बात हुई है ये इस केस लॉ के अंदर कहा गया। आपको अननेसेसरी लिखने की जरूरत नहीं है कि क्या हेल्ड हुआ है। सर कंक्लूजन इंक्लूड पनिशमेंट्स एंड अ सिंगल केस लॉ होगा। शॉर्ट नोट्स में केस लॉ की नीड पैराग्राफ में भी नहीं होंगे, लिख सकते हैं श्रीजा। अगर आप शॉर्ट नोट्स वाले में पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। हमने पॉइंट्स इसलिए बताया कि ये जो पॉइंट्स हम लोग लिखते हैं ना, तो ये जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग शॉर्ट नोट्स के अंदर पॉइंट लिखेंगे ना, तो पॉइंट जो होते हैं ना वो पढ़ने में आ जाते हैं। पैराग्राफ में क्या होता है, अगर आपने पैराग्राफ लिखना शुरू किया, एक एक चीज आप लिख रहे हो, तो काफी चीजें मिक्सअप हो जाती हैं, पढ़ने में नहीं आती। तो शॉर्ट नोट्स में अगर आप उसी चीज को कंसाइज प्रिसाइज करके थोड़ा थोड़ा पॉइंट दे दे के लिखेंगे, जरूरी नहीं 1 नंबर 2 नंबर डालिए, थोड़ा पॉइंट पॉइंट डाल के लिखिए कि हाँ पता चले कि या एक एक पॉइंट आप डाल रहे हैं। आपने एक लिखा, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट उसके अंदर ऐड कर दिया, तीसरा पॉइंट ऐड कर दिया। हाँ हाँ बिल्कुल, आप जैसे बुलेट पॉइंट्स में लिखते हैं, आप बिल्कुल चार्ट बना सकते हैं, छोटा सा डायग्राम तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए आपने बड़े सा बना दिया कि ये एक हर्ट होता है,
यही हार्ट जो होते हैं दो होते हैं, एक नॉर्मल हार्ट होता है, एक नॉर्मल हार्ट है, और एक ग्रीवस हार्ट होता है। ग्रीवस हार्ट के लिए क्या है, सेक्शन 116 के अंदर एक लिस्ट दी गई है। लिस्ट क्या है, लिस्ट का नाम दे दिया, ये बता दिया आपने, ये लिस्ट बता, तो आप ये सारे इनोवेटिव मेथड, ये सारी चीजें भी अपने आंसर के अंदर लिख सकते हो। ठीक है। हाँ, अगर आप जैसे कि पैराग्राफ में लिखते हो तो कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर बहुत सारी चीजें नोटिस नहीं कर पाता है, तो इसीलिए हमने बताया है, ये भी आंसर लिखने का एक रूल है कि जब भी आप आंसर लिखो, जब भी आंसर लिखो, कोई भी अगर केस लॉ आया है, केस लॉ पे अंडरलाइन मार दो। कोई आपने किसी की डिफिनेशन लिखी है, मान लीजिए जूरिस्प्रूडेंस से उठा के आपने जॉन ऑस्टिन की डिफिनेशन लिख दिया, अंडरलाइन मार दो। कोई कोई आपने मैक्सिम कोट करी है, अंडरलाइन मार दो। तो उससे क्या होता है कि वो चीजें एग्जामिनर के पढ़ने में आ जाती है, तो जिस पेन से आप लिख रहे हैं उसी पेन से अंडरलाइन मार दीजिए। चार्ट के यूज किसी भी आंसर में लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल आप लिख सकते हैं, बट वो चार्ट उस आंसर में बन पाता हो। जैसे कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि आपने लिखा कि ग्रीवस हर्ट कितने तरीके से कमिट हो सकता है, अब लिखा, अब आपने बता दिया कि ग्रीवस हर्ट के अंदर ये या पॉइंट्स आ जाएंगे। अब इसके अंदर कई कई पॉइंट्स दिए गए हैं, अब आप उसको चार्ट में लिख के समझा सकते हो। ठीक है, ये आ गया। वो पॉइंट में चार्ट बन भी सकता हो, ये भी तो देखना पड़ेगा आपको। अगर नहीं बन पाएगा तो कैसे बना पाएंगे आप। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसमें नहीं बन पाएगा, जैसे कि किसी टॉपिक का एनालिसिस करना है, कमेंट करना है। हाँ, अगर उसके अंदर आपको लग रहा है किसी पॉइंट को चार्ट से समझाया जा सकता है, बिल्कुल आप समझा दीजिए। जैसे कि सीपीसी के अंदर सम्मन भेजने के बहुत से तरीके हैं, सम्मन भेजने के बहुत सारे तरीके हैं। तो अब आपने लिखा, अब चार्ट बना दिया कि सम्मन ऐसे भी जा सकता है, दस्ती सम्मन भी होता है, डायरेक्ट सर्विस भी होती है, सब्सटीट्यूटेड सर्विस भी होती है सम्मन भेजने की, आप बिल्कुल चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जैसे ग्रीवस हर्ट के अंदर आप चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आज का टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जब तक आप नहीं समझेंगे, अच्छे आंसर नहीं लिख पाएंगे। देखिए, जैसे अभी भी आज भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को नहीं पता थी कि इनुमरेट में क्या लिखना है, और उसके साथ साथ इलुसिडेट और एक्सप्लेन में क्या फर्क है। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन की, अगर आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं पता होगी ना, आप सोचोगे मैं क्या क्या लिख डालूं, मैं इसमें क्या क्या लिख डालूं, आप खुद कंफ्यूज होगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन की डिमांड पता है, आप बहुत ही टॉपिक वाइज रहोगे। अब लेकिन इसके लिए यह भी जरूरी है कि आप रेगुलरली रोज एक आंसर लिखिए। जितने भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या अभी वो ग्रेजुएशन में है, या अभी स्कूल में है, आप हमेशा एक आंसर रोज डेली लिखो। जो भी टॉपिक पढ़ो आंसर लिखो, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकालो, देख के लिखो उसका आंसर, तभी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों के काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। सर, एज आई एम राइटिंग यूजिंग द जेल पेन, प्रभु आप एक बार नोटिफिकेशन देख लीजिएगा कि जिस स्टेट में आप जा रहे हैं वहां पे क्या जेल पेन अलाउ है या नहीं है। ठीक है, तो उससे ज्यादा आपको अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। तो आई होप कि आपके काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। हैव अ गुड डे। होप कि आप लोगों के काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे आज के लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू प्रभु एंड श्रीजा। थैंक यू साक्षी एंड जेबा।